बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 2, क्लास 11th मैथमेटिक्स, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस सिंपल आपके पास क्या है कि जब भी हम किसी रियल नंबर को किस में बंद कर लें, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर लें, ठीक है, या इन ऑर्डर्ड ब्रैकेट रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, या हम इसमें किसी फंक्शन को, ठीक है, या नंबर्स को एक रेक्टेंगुलर एरे में बंद कर ले तो इसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिसेस। इसमें जो हॉरिजॉन्टल है ये आपके पास रोज हैं, जो वर्टिकल्स हैं ये आपके पास कॉलम्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो ये मौजूद हैं सारे, ये आपके पास एलिमेंट्स हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल है रोज, वर्टिकल है ये आपके पास कॉलम्स, और ये अंदर जो मौजूद है ये आपके पास क्या है? एलिमेंट्स हैं। अगर सिर्फ एक कॉलम है तो फिर कॉलम मैट्रिक्स, अगर सिर्फ एक रो है तो फिर रो मैट्रिक्स। अगर रोज और कॉलम आपस में बराबर हैं तो फिर आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर। अगर रोज बराबर नहीं है कॉलम के तो फिर आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसको वर्टिकल मैट्रिक्स भी कहते हैं, जो सिर्फ वर्टिकल है, और इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी कहते हैं। इक्वल मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स आपस में क्या हो? बराबर हो, और एलिमेंट्स भी आपस में क्या हो? बराबर हो। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा? अगर आपके पास इस तरह का एक मैट्रिक्स है 1 0 0 2, उसकी ये वाले एलिमेंट्स जो है वो 0 9 हो तो ये आपके पास डायगोनल है। 1 0 0 0 -2 0 0 0, और ये आपके पास 0 है। यहाँ पे 2 लगा रहे हैं तो ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल if all its non-diagonal elements are 0 and there is at least one non-zero non-element in the main diagonal। मेन डायगोनल में अगर आपके पास एक भी नॉन जीरो एलिमेंट हो तो फिर भी ये आपके पास क्या बन जाएगा? डायगोनल बन जाएगा। ये हमने 9th में बहुत सारा डिस्कस किया था इसके ऊपर। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? देखें, हमें कह रहे हैं कि इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which every non-diagonal element is 0 and all diagonal elements are equal, इस तरह हो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये एलिमेंट सारे आपके पास मेन डायगोनल वाले क्या हो? इक्वल हो, तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स है। इस तरह हो कि 5 0 0 5, ये भी आपके पास स्केलर मैट्रिक्स है। ये आपके पास क्या होने चाहिए? नॉन जीरो होने चाहिए। नल मैट्रिक्स आपके पास कौन सा होगा? नल मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स आपके पास क्या हो? 0 हो, या आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है? नल मैट्रिक्स।
अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर कौन सा मैट्रिक्स होगा? देखें 2 3 1 0 1 4 0 0 -5, जिसमें ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल बना है 0 0 का, इसके अपर वाले सारे एलिमेंट्स आपके पास क्या हो? नॉन जीरो हो तो अपर ट्राइंगुलर है। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स वो इसके अपोजिट होगा। अगर इस तरह हो 1 0 0 3 3 0 7 -4 6, ये जो ट्राइंगल है, ये अगर ऊपर हो, इसके नीचे सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो हो, तो ये आपके पास लोअर ट्राइंगल है। ये आपके पास अपर ट्राइंगल है। अच्छा, अब आपके पास है सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स किससे आता है? A matrix which is obtained from a given matrix by deleting any number of rows or column or both is called sub matrix। आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, इसमें या आप एक रो डिलीट करती हो या आप एक कॉलम डिलीट करती हो, तो फिर इनसे जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो आपके पास कौन सा मैट्रिक्स होगा? सब। फॉर एग्जांपल मैं तीसरी ये डिलीट कर लेता हूं, तो नया जो मैट्रिक्स बनेगा ये इसका सब होगा। ये इसका सब है। क्या है? सब। अब एक एमसीक्यूज है 1 0 0 1 0 0 0 1। अब इसमें देखिए आपके पास अपर ट्राइंगुलर भी है, लोअर ट्राइंगुलर भी है। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो है ये आपके पास अपर और लोअर दोनों ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होता है। इसके बाद है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स किसको कहते हैं? The sum of diagonal elements of a square matrix is called trace of A and is denoted by trace A। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हमें क्या कह रहे हैं? The sum of diagonal elements of a square matrix, ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि M में n बराबर है किसके? n के। रोज बराबर है किसके? कॉलम के। और द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये 1 1 1, ये इसका क्या होगा? अगर इसको हम आपस में सम करेंगे तो ये इसका क्या होगा? ट्रेस। और इसको हम किस तरह लिखेंगे? ट्रेस टी आर ऑफ ए। इस तरह भी हो सकता है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। इनका अगर आप सम कर लेना तो ये इसका क्या होगा? ट्रेस होगा। क्या होगा? ट्रेस। अब इसके बाद ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है? सिंपल, आप क्या करती है कि रोज को चेंज करती है कॉलम्स में, या कॉलम्स को चेंज करती हैं किस में? रोज में। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए ट्रांसपोज। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है
ए बी सी डी, आप इसको इस तरह लिखती हो ए सी बी डी, तो ये इसका क्या है, ट्रांसपोज है। अब अगर आपके पास ए ट्रांसपोज बराबर है ए के, तो ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ए ट्रांसपोज बराबर है माइनस ए के, तो ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और वो प्रॉपर्टीज आपके पास क्या है कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज ये आपके पास बराबर है ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज के ए ट्रांसपोज ये आपके पास बराबर है के इंटू ए ट्रांसपोज, के कोई नंबर है, या ए बी होल ट्रांसपोज ये आपके पास बराबर है बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। ए बी को आपस में ज़रब कर लें, ट्रांसपोज ले लें, या अलग अलग ट्रांसपोज ले लें फिर ज़रब कर लें। अगर ए ट्रांसपोज का मैं होल ट्रांसपोज ले लूं तो ये आपके पास बराबर आ जाएगा किसके, ए के, या ए की पावर एन कोई पावर हो ए की पावर फिर ट्रांसपोज हो, या पहले ट्रांसपोज हो फिर पावर हो, दोनों आपके पास क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास है कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स देखें बहुत ही सिंपल है। आपके पास अगर ए है, आप ए के ऊपर क्या लगाएं, बार लगाएं, तो इसका मतलब ये है कि ये ए का क्या है, कंजुगेट है। अगर ए के ऊपर बार है, इसके ऊपर दोबारा बार लगाएं, तो ये आपके पास बराबर आ जाएगा किसके, ए के। अगर इस तरह है ए प्लस माइनस बी, आपने उसका कंजुगेट लिया है, ये बराबर होगा ए कंजुगेट प्लस माइनस बी कंजुगेट। या अगर इस तरह है कि ए बी का आपने कंजुगेट लिया है, ये बराबर होगा ए कंजुगेट डॉट बी कंजुगेट। या अगर आप इस तरह कर लें के ए उसका कंजुगेट ले लें, तो ये बराबर होगा किसके, के ए कंजुगेट के, मतलब होल कंजुगेट है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अगर ए ट्रांसपोज है उसका आपने कंजुगेट लिया है, तो या आपने ए कंजुगेट लिया है फिर ट्रांसपोज लिया है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसके बाद है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, देखिए अगर आप क्या कर लेती हैं कि ए आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसका कंजुगेट लेती हैं, फिर आपके पास उसका क्या लेती हैं, ट्रांसपोज, और उनसे क्या आता है ए, तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, आपने उसका कंजुगेट लिया है फिर ट्रांसपोज लिया है, और वो दोबारा बराबर आ रहा है किसके, ए के, तो ये आपके पास हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब अगर इसकी उल्टा सिचुएशन है, आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, आपने उसका क्या लिया है, कंजुगेट फिर ट्रांसपोज लिया है,
वो बराबर आ रहा है किसके, माइनस ए के। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू हार्मेशियन मैट्रिक्स। ठीक है, और स्क्यू हार्मेशियन मैट्रिक्स को एंटी हार्मेशियन मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो डबल डबल ट्रांसपोज नहीं ना गोरा, या डबल। आपको अगर मैं एक मैट्रिक्स दे दूं ए 2 1 माइनस आयोटा, फिर 1 प्लस आयोटा इंटू 3। अब आप इसका क्या ले लें, ये मैट्रिक्स ए है, ये हर्मेशियन मैट्रिक्स है, इसका बार ले लें 2, ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा, ये बन जाएगा 1 माइनस आयोटा 3। फिर इसका भी ट्रांसपोज ले लें, रो को कॉलम्स में कन्वर्ट कर लें, कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर लें। ये आपके पास फर्स्ट कॉलम है, तो 2 इंटू 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा इंटू 3। अब देखें ये पहले वाले जैसा है कि नहीं है, व्हाट सर क्यों हार्मेशन की या डबल इमेज कहना रहेगी। अब आ जाएगा ना, अभी इधर देखें, मैं क्या कर लेता हूँ, ए हमारे पास है 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा इंटू 3, ये आपके पास हो गया ए बार 2 इंटू 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। अब इसका आप क्या ले लें, अगर इसके साथ मैं माइनस मल्टीप्लाई कर लूं, माइनस तो 2 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा इंटू 3। अब इसका ट्रांसपोज ले लें, 2 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा इंटू 3। ए बार ट्रांसपोज माइनस लिख लो, 2 1 माइनस आयोटा 2 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 3 माइनस ए के बराबर आ रहा है। ठीक है, स्क्यू हार्मेशियन मैट्रिक्स के बाद हमारे पास है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस या मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें हम मुख्तलिफ तरह के लास पढ़ेंगे। अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है, उसमें a प्लस बी बराबर है b प्लस ए के, तो इसका मतलब ये है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती है। ठीक है, अब अगर आपके पास इस तरह है कि a प्लस बी प्लस सी ये बराबर है a प्लस बी प्लस सी, तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव लॉ को ओबे करती है। ठीक है, अब अगर इस तरह की सिचुएशन है कि आपके पास एक नल मैट्रिक्स है, उसको आपने प्लस किया है ए का मैट्रिक्स ए के साथ, या आपने एक मैट्रिक्स ए को प्लस किया है एक नल मैट्रिक्स के साथ, दोनों का रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, ए आएगा, और ये आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है। अच्छा, इसके बाद आपके पास एडिटिव इन्वर्स है कि अगर ए मैट्रिक्स को आप माइनस कर ले, एक मैट्रिक्स ए है उसको आप खुद के साथ माइनस कर लें, या आप माइनस ए को ए से ए प्लस, यहाँ पे आप प्लस ए को माइनस सब्ट्रैक्ट कर लें ए से, यहाँ पे माइनस जो है उसको आप ऐड कर लें प्लस ए के साथ, तो इनसे आपके पास क्या आएगा, ज़ीरो। ये आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है। इसके अलावा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर मैट्रिक्स है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स आपके पास क्या है, देखें सिंपल, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है
उसके साथ आपने 3 को ज़रब किया है 1 2 3 4, तो सिंपल यहाँ पे 3 आप इसके साथ क्या कर ले, ज़रब कर ले। ये हमने बार बार पढ़े हैं, मेरे ख्याल से इसको पढ़ने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। हम आते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4, आपने उसका ए डिटर्मिनेंट लेना है, तो आप सिंपल क्या करोगी, ये जो दो आपके पास इसमें एलिमेंट्स हैं इनके आप प्लेसेस चेंज करेगी और उन दोनों के साइन चेंज करेगी। 4 यहाँ पे आपके पास 1, ये -2, ये -3, ये उसका क्या हो गया, ए डिटर्मिनेंट हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद है माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी कोफैक्टर। कोफैक्टर आपके पास क्या है, कोफैक्टर आपके पास एक नंबर है, ठीक है, ये एक नंबर है, नंबर दैट helps us in finding determinant or inverse of matrix। कोफैक्टर जो है ये आपके पास एक नंबर है जिसके ज़रिए हम या तो डिटर्मिनेंट को या तो हम इन्वर्स को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ये जो कोफैक्टर है इसके दो काम है, एक हम इसके ज़रिए डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, एक इन्वर्स। डिटर्मिनेंट का मैंने तरीका बता दिया है कि ए डिटर्मिनेंट में आप क्या करते हैं कि ए बी सी डी है ना, दोनों की जगह चेंज कर दे, दोनों के साइंस चेंज कर दे। फिर ए इन्वर्स का भी मैंने बता दिया है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपके पास इन्वर्स है। ठीक है, डिटर्मिनेंट और इन्वर्स दोनों हमने इससे पहले क्लास 9 में भी पढ़े थे। अब मेन जो हमारे मैट्रिक्स है वो इचिलान फॉर्म है और रिड्यूस इचिलान फॉर्म है। देखिए, इचिलान फॉर्म है और रिड्यूस इचिलान फॉर्म है। आपके पास एक मैट्रिक्स है 0 2 -1 4, दूसरा मैट्रिक्स है 0 0 5 3। मैट्रिक्स में ये आपके पास एलिमेंट्स है 0 0 0 6। अब इचिलान फॉर्म जो है उसमें दो कंडीशंस है। कितने कंडीशंस है? दो। पहला कंडीशन है 0 रोज, इसमें आपने लीडिंग एलिमेंट जो है वो फाइंड करना है। लीडिंग एलिमेंट इसमें कौन है? ये आपके पास कौन सा एलिमेंट है? लीडिंग एलिमेंट। ये आपके पास नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं होगा। ये इचिलान फॉर्म तभी होगा जब इसका लीडिंग एलिमेंट जो है वो आपके पास नॉन जीरो हो, और उसके बाद सेकेंड रो में जो लीडिंग एलिमेंट है इसमें अगर यहाँ पे एक जीरो है तो इसमें कितने जीरो होने चाहिए? 2। फिर थर्ड जो है उसमें जो लीडिंग एलिमेंट है उसमें फिर यहाँ पे कितनी जीरोज होनी चाहिए? 3 जीरो होनी चाहिए। इस तरह भी आ सकता है 4 5 1 0 3 2 0 0 7 0 0 0। याद रखिए इसमें जो जीरो वाली रो है ये हमेशा नॉन जीरो के नीचे होनी चाहिए। इसमें लीडिंग एलिमेंट ये है
और इससे यहाँ पे कोई भी आगे डिजिट नहीं है। इसमें लीडिंग एलिमेंट ये है, इससे आगे एक ज़ीरो है, फिर लीडिंग एलिमेंट ये है, इससे आगे एक ज़ीरो है, फिर इसमें आपके पास कोई भी जो है लीडिंग एलिमेंट नहीं है, और ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स की नीचे भी है। तो ये आपके पास कौन सा फॉर्म है? इचिलान। इचिलान में देखिए मैंने दो चीज़ें बताई, एक आपके पास जो ज़ीरो रो है, ज़ीरो रो वो हमेशा नॉन ज़ीरो के नीचे होना चाहिए, लीडिंग एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, और लीडिंग एलिमेंट फर्स्ट रो में जो है, सेकंड में जो आता है, फर्स्ट में अगर यहाँ पे एक आपके पास ज़ीरो है तो सेकंड में आपके पास कितने होने चाहिए? दो, फिर थर्ड में आपके पास कितने होने चाहिए? तीन होने चाहिए। फिर आपके पास इसमें दो है रिड्यूस इचिलान फॉर्म। रिड्यूस इचिलान फॉर्म, रिड्यूस इचिलान फॉर्म क्या है उसको अंडरस्टैंड कर लें। रिड्यूस इचिलान में हम क्या करते हैं कि आपके पास है 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1 3। इसमें पहला है कि ए इज इन रो इचिलान फॉर्म। ए जो है वो आपके पास रो इचिलान फॉर्म में होगा, कॉलम में नहीं होगा, ठीक है। फिर द लीडिंग एलिमेंट इन एवरी नॉन जीरो रो इज 1। लीडिंग एलिमेंट नॉन जीरो रो में आपके पास क्या होगा? 1 होगा। लीडिंग एलिमेंट आपके पास कितना होगा? 1 होगा। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे आपके पास रिड्यूस इचिलान में यहाँ पे ये क्या होगा? 1 होगा। और लीडिंग एलिमेंट हर एक रो में हमेशा आपके पास किस से स्टार्ट लेगा? 1 से स्टार्ट लेगा। ये देखें, इससे पहले कोई जीरो नहीं है, इससे पहले एक जीरो है, इससे पहले कितने जीरो है? 2 जीरो है। पहली बात मैंने आपको कही कि रिड्यूस इचिलान फॉर्म जो है उसमें आपके पास जो लीडिंग एलिमेंट होगा वो 1 होगा, हर एक रो में 1 होगा, ठीक है। और बाकी इसके अलावा इसको हम रो कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं, रो कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करवा रहा हूँ, इचिलान फॉर्म किसको कहते हैं कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, उसमें अगर कोई जीरो रो आ रही है वो हमेशा नॉन जीरो के नीचे होगी। दूसरा, उसमें जो आपने फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट फाइंड करना है, ठीक है। लीडिंग एलिमेंट अगर आपके पास ये है, लीडिंग एलिमेंट से आपने लेफ्ट साइड पे देखना है कि अगर जीरो फर्स्ट रो में जीरो आ रहा है, एक जीरो आ रहा है, तो सेकंड में आपके पास 2 होंगे, थर्ड में आपके पास 3 होंगे। फिर रिड्यूस इचिलान फॉर्म क्या है कि इसमें जो स्टार्ट में जो लीडिंग एलिमेंट है, स्टार्ट में जो लीडिंग एलिमेंट है वो आपके पास 1 होगा, दूसरी रो में भी आपके पास 1 होगा, तीसरी रो में आपके पास 1 होगा। इसके बाद आपके पास रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स है। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है? आपके पास फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 -2 0 0 0 5 0 0 0। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स हमें सिंपल क्या बताता है कि इसमें नॉन जीरो रोज कितने हैं? नॉन जीरो रोज, इसमें नॉन जीरो रो है, ये रो है इसमें 1 है तो नॉन जीरो है, ये रो है इसमें 2 है तो नॉन जीरो है, ये रो है इसमें 5 है तो नॉन जीरो है। तो इसका रैंक आपके पास क्या है? 3 है, ठीक है। और रैंक जो है वो अगर आपके पास नल मैट्रिक्स है तो उसका रैंक आपके पास किस चीज़ के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। और रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है n, वो आपके पास हमेशा n के बराबर होगा। मतलब यह है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसमें जो हमने एलिमेंट्स लिखे हैं वो आपके पास क्या है? n है। तो आप हर एक रो में चेक कर ले सिंपली कि उसमें कितने आ रहे हैं, तो वही उसका क्या होगा? रैंक होगा।
अब इसके बाद है सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। देखें, आपके पास सिंपल फर्ज करिए आपके पास एक मैट्रिक्स है 2x + 3y इज इक्वल टू 8। फिर आपके पास मैट्रिक्स है x - y इज इक्वल टू -1। ये लीनियर है। लीनियर क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 1 है। मैं इसको किस तरह लिखूंगा? देखिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे x y और यहाँ पे 8 - 1। इसको हम कहते थे a, इसको हम कहते थे x, इसको हम कहते थे b। तो अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, आप उसका इस तरीके से मैट्रिक्स बनाएं और फिर उसमें क्या कर लें? a/b कर लें। किस तरह कर लें? 2 3 1 -1, यहाँ पे स्लेश लगाएं, यहाँ पे लेके 8 - 1। तो ये आपके पास होमोजीनियस है। क्या है? होमोजीनियस। इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी कहते हैं। कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? ऑगमेंटेड। हमने एक लीनियर इक्वेशन थी होमोजीनियस, उसको हमने इस फॉर्म में मैट्रिक्स की फॉर्म में लेके आए। फिर हमने ए को किसके ऊपर डिवाइड किया? ए जो है उसमें ए मैट्रिक्स जो है उसका हमने स्लेश लिया किसके साथ? बी के साथ। लेकिन शर्त ये है कि बी इसमें नॉन ज़ीरो हो। ऐसा ना हो कि यहाँ पे सारे ज़ीरो हो, तो फिर ये आपके पास नहीं होगा। ठीक है। अगर आपके पास B0 आ रहा है तो ये आपके पास होमोजीनियस है। अगर आपके पास B नॉन ज़ीरो आ रहा है तो ये आपके पास नॉन होमोजीनियस है। मेरी बात समझ में आ रही है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपके पास सिंपल एक शॉर्ट हैंड वे है जिसके ज़रिए हम एक लीनियर जो आपके पास इक्वेशन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, उसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ये आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। फिर हमने a/b किया। अब इसमें अगर a/b आप कर लें, b आपके पास 0 है तो ये आपके पास होमोजीनियस है। अगर नॉन ज़ीरो है तो ये आपके पास नॉन होमोजीनियस है। ठीक है। अगर इसमें आपके पास ax बराबर आ रहा हो किसके? 0 के। ठीक है, तो इसको होमोजीनियस कहते हैं। और अगर इसका आप फिर क्या ले लें? डिटर्मिनेंट ले लें, a डिटर्मिनेंट ले लें, वो आपके पास किसके बराबर आ रहा हो? 0 के, सॉरी नॉन ज़ीरो के बराबर आ रहा हो। ax 0 हो लेकिन इसका डिटर्मिनेंट आपके पास 0 ना हो तो इसको ट्रेवियल 0 कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेवियल 0। ये इसके नाम है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास x किस चीज़ के बराबर हो? 0 के बराबर हो, या आपके पास x बराबर हो y के, y बराबर हो किसके? z के, और ये सारे क्या हो? 0 हो। अगर आपके पास फिर a डिटर्मिनेंट किसके बराबर हो? यहाँ पे बराबर नहीं है 0 के, तो ट्रिवियल 0 है। अगर आपके पास a डिटर्मिनेंट बराबर है 0 के और ax आपके पास किसके बराबर है? 0 के, तो ये आपके पास है नॉन ट्रिवियल। ये आपके पास क्या है? नॉन ट्रिवियल। ठीक है, मैं कुछ इक्वेशंस लिख लेता हूं। देखें, -x + 5y + 4z इज इक्वल टू 0। ये आपके पास नॉन ट्रिवियल है। क्या है? नॉन ट्रिवियल। अगर इस तरह मैंने लिखे हो कि 2x + y - z, ये आपके पास फिर ट्रिवियल है। ट्रिवियल में मैंने कहा कि ax आपके पास किस चीज़ के बराबर होगा?
जीरो के, और ए डिटर्मिनेंट आपके पास जीरो के बराबर नहीं होगा तो फिर ट्रिवियल है। अगर ए डिटर्मिनेंट आपके पास किस चीज के बराबर है, जीरो के, ठीक है, ए डिटर्मिनेंट आपके पास किस चीज के बराबर है, जीरो के, और ए एक्स भी आपके पास किसके बराबर है, जीरो के, तो ये आपके पास नॉन ट्रिवियल है। क्या है, नॉन ट्रिवियल। अब ये वाला जो चैप्टर है ये तो हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है।